हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और यह अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका अमोनिया है। अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन प्लस है, मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यह अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। यहाँ डोनेट करने का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई है, अभी दिया एक एटम ने है और शेयर दोनों एटम ने किए हैं, तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। ठीक है, तो बॉन्ड बनेगा इस तरह से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एरो का जो हेड है वो रिसीवर एटम की तरफ पॉइंटेड है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यह आपके नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है और यह वाला बॉन्ड। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो इस पे प्लस का साइन आ जाएगा, और इसने लिया है तो इस पे क्या आना चाहिए था, माइनस का। बट हमें पता है कि H पे तो पहले से ही प्लस का साइन था, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरह के से इसकी स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब जो लोन पेयर देता है उसे हम लुईस बेस कहते हैं और जो लोन पेयर ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। कंडीशन यह है कि जो लुईस एसिड है उसके पास कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल तो होना चाहिए, तभी वह क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर सकता है। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका वाटर है, वाटर H+ के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें पता है वाटर के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, तो यह इसको डोनेट कर देगा। तो यहां पर क्या बनेगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन बनता है। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। इसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करूंगा, अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक लोन पेयर है। अब दो तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा है और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा है। अब दिया इसने है ऑक्सीजन ने लोन पेयर अपना, तो इस पे प्लस साइन आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या आना चाहिए था, माइनस, बट उस पे पहले से ही प्लस था तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहां पर एक बात देखो भी, आपका जो ये वाटर है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और जो हाइड्रोनियम बना है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा, इसकी शेप कैसी थी, वी शेप या बेंट शेप कहेंगे, और यह क्या है, पिरामिडल है। स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। दूसरा, अब यह क्या हो गया, प्लेनर हो गया। आपको पता है जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो प्लेनर होते हैं, बट आपको पता है जो पिरामिडल है ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर। चेंज साफ नजर आ रहा होगा, शेप चेंज हो गई, यह प्लेनर था, यह नॉन प्लेनर हो गया। दूसरा देखो, अब यहां पर लोन पेयर डिक्रीज हुए, मतलब पहले 2 लोन पेयर थे, अब 1 लोन पेयर है। लोन पेयर कम हुआ तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उनमें परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। परसेंट एस कैरेक्टर कहां बढ़ेगा, बॉन्ड पेयर में। तो अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ गया तो जो OH बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको मैं बता चुका हूं बेंट रूल में। अब आगे आ जाओ। अब यहां परसेंट एस कैरेक्टर बड़ा है, तो परसेंट एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो जो बॉन्ड एंगल है किसके बीच में, HOH के बीच में, वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे वाटर था, वाटर में तो 2 लोन पेयर थे और 2 ही बॉन्ड पेयर थे, तो यहां 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्सन हो रही थी। ठीक है, तो रिपल्सन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये कम हो गया। यहां पर क्या हो गया, सिर्फ एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर की यहां रिपल्सन क्या होगी, कम लगेगी। यहां पे तो हम क्या कहेंगे, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन थी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती है, और सबसे वीक कौन सी होती है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, है ना। तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा लग रही है, बॉन्ड एंगल कम है, यहां रिपल्सन कम लग रही है, मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, यहां परसेंट एस कैरेक्टर से भी बता सकते हो, क्योंकि बॉन्ड पेयर में
परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया। परसेंट एस करेक्टर आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, शेप में चेंज हो चुका है, प्लेनर से यह लॉन प्लेनर हो गया। और दूसरा, इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घुमा के आपसे कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा देखो भी, जो लोन पेयर दे रहा है उसे मैंने अभी बताया था कि लुईस बेस की तरह काम करेगा, और जो लोन पेयर ले रहा है वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। यानी यहाँ पे लुईस बेस एसिड इंटरेक्शन हो रही है, या ऐसे कह सकते हैं कि लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब कंडीशन तो आपको मैंने जैसे पहले भी बता दी थी कि लुईस एसिड के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए होने चाहिए। नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। अब मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। तो देखो भी, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो कैसे करेगा भी, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, तो यह अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो बोरॉन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p1। तो अंदर वाले तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इग्नोर करो उनको। 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया। ये ग्राउंड स्टेट थी। तो एक्साइटेड स्टेट कैसे लिखूंगा मैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, ये होगी। अब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, अमोनिया से लोन पेयर ले लेगा। क्लियर है? तो यह लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, और यह लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। अब दूसरा, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि अमोनिया ने दिए हैं और BF3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस साइन आ जाएगा। यानी मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यह भी तो कह सकता हूं कि यह एक तरह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो थर्ड पीरियड या उससे बिलो वाले हैं, उनके पास हमें पता है वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो वो अपनी कोवेलेंसी क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं SiF4 का, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। हमें पता है इनका ऑक्टेट पूरा है, इसका क्या है, ऑक्टेंट, जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। बट अगर यहां पर 2 फ्लोराइड और आए तो यह क्या कर लेगा, SiF6 2 नेगेटिव बना लेगा। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास लोन पेयर है, तो यह इसको लोन पेयर आसानी से डोनेट करके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर क्या हुआ, 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड है जो मैंने दिखा रखे हैं, और इसके अलावा 2 फ्लोराइड और आ गए, तो यहां पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी, इनके बीच में कितने कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो अब यहां पर क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज हो गया। हमेशा ध्यान रखना, जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे आपका PF5 होता और 1 फ्लोराइड और आता तो क्या बन जाता, PF6 बन जाता। ठीक है, यह क्या कर रहा है, लुईस एसिड का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, लुईस बेस का काम कर रहे हैं। नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं CO2 का। इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब जब भी कोई इसके ऊपर लुईस बेस अटैक करेगा कार्बन पे, तो होगा क्या, आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्या होगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या होगा, एक कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा। तो अब लुईस बेस है, लुईस बेस क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में आसानी से डोनेट कर सकता है, और यहां क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा,
जैसे यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ O माइनस है, और यहाँ पे लुईस बेस की जगह मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे OH माइनस का। ठीक है, तो OH ने अपना लोन पेयर दिया, तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, देखो जो भी पाई इलेक्ट्रॉन वाले या पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल होंगे वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। वैसे तो क्या था, इसके पास, कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, बट पाई बॉन्ड क्योंकि वीक होता है तो ये टूटा कब, जब लुईस बेस ने अटैक किया और इसने क्या किया, वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट किया या क्रिएट किया, जिससे यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है, तो पाई बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल है वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए ही चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तभी वो पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और उसके पास पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होगा, जिससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो कौन कौन बनाएंगे, पहला हमने जैसे BF3 का एग्जांपल दिया था, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। दूसरा हमने एग्जांपल दिया था कि जो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से बिलो वाले हैं वो अपनी कोवेलेंसी है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे SiF4 का एग्जांपल दिया था, तो अपना ऑक्टेट वो एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल जो अपना ऑक्टेट क्या करे, एक्सपेंड कर ले, वो भी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। और कौन कौन से होंगे, थर्ड पीरियड और उससे बिलो वाले। और हमने थर्ड एग्जांपल कौन सा दिया है, वो मॉलिक्यूल जिनके पास पाई बॉन्ड होगा वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। यहां तक समझ आ गया होगा सबको। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे लिखूंगा अभी मैं, कार्बन के पास तो नॉर्मली क्या करता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में, और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं अभी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो मैंने 2 बॉन्ड बना दिए। बट हम यहां देख पा रहे हैं कि इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ तो आपको ऑक्टेट या डुप्लेट उनका कंप्लीट करना ही करना है। तो इसमें तो क्या हुए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास लोन पेयर है, अगर यह इसको डोनेट कर दे, डोनेट का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब दिया एक ने, शेयर दोनों ने किए, तो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हो गया। बट यहां पर क्या है, एक तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, कार्बन ऑक्सीजन है, दिया ऑक्सीजन ने, लिए कार्बन ने, तो मतलब अगर मैं एरो ना लगाऊं तो यहां पर इसने लिया तो माइनस साइन आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपका ओजोन होता है, ओजोन कैसे बनता है अभी, O2 प्लस O, O2 की स्ट्रक्चर ड्रा करो आप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ये होगा, ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और दूसरा ऑक्सीजन है, मतलब इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वाला ऑक्सीजन अपना जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन को दे दे, क्यों भाई, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगी, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो यह आसानी से लोन पेयर उसे ले लेगी। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऑक्सीजन है, इसने लोन पेयर इसको दिया तो ऑक्सीजन आ गया, और यहां डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन था ना, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि इसने दिया इस पे प्लस आ जाएगा, इसने लिया इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एरो से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अगर आपने एरो लगा दिया इस तरह से, तो आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इस केस में तो क्या था, इन दोनों का ही ऑक्टेट पूरा था, इसका भी था पूरा, इसका भी पूरा था, फिर भी इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो पहले इतना नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कह रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इनकी स्ट्रक्चर मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लेक्चर बनाया था, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, वो देख लेना अगर स्ट्रक्चर बनानी आपको नहीं आती है तो। दूसरा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इसने क्योंकि अपना लोन पेयर दिया है तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, यानी इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब एक बात और ध्यान रखना भी, आपको ये पता लगाना हो कि किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा या नहीं होगा, तो कैसे लगाओगे, उसकी नॉर्मल कोवेलेंसी देखो, यानी कोई भी एटम है वो नॉर्मली कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ये चेक करो। नाइट्रोजन है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन है वो कितने बनाता है, 2 बना रहा है, बट ये वाला 3 बना रहा है, ठीक है। ये वाला कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है, और ये वाला 1 बना रहा है, यानी यहां पर जो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उससे यह ज्यादा बना रहा है, ये कम बना रहा है, तो ऐसा कोई केस आ जाए तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे नाइट्रोजन 3 बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बना रहा है, कार्बन कितने बनाता है, 4 बनाता है, और जो हेलोजन है जैसे फ्लोराइड है ये कितने बनाएगा, 1 बनाएगा। तो इनमें कोई कम ज्यादा होता है तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, नाइट्रोजन है, OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आएगा और एक कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के द्वारा O जुड़ा हुआ होगा। इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बना रहे और यहां पर कितने बना रहे हैं, 4 बना रहे, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। वाटर का एग्जांपल दिया था, वाटर में क्या है, नॉर्मली 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, बट H3O है तो इसमें कितने बना रहे हैं, 3 बना रहे। वाटर में मतलब है ऑक्सीजन नॉर्मली 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, बट इसमें ऑक्सीजन ने कितने बना लिए, 3 बना लिए, मतलब इसमें भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी नॉर्मल जो बॉन्ड बना रहा है उससे कम या ज्यादा बॉन्ड हो जाए, इसमें जैसे ज्यादा हो गए इसमें कम हो गए, तो उसमें क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और दूसरा ध्यान रखना है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट रहता है। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट देख लेना। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है भी, जैसे आपका ये तो N2O हो गया, एक N2O3 होता है, N2O5 होता है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, पहले ये नोट करो, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर यह पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपके जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है उससे ज्यादा होगा। यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए लिखा है मैंने, वो ज्यादा होगा किससे, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से। अब एक बात और ध्यान रखना, इसका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस देन होता है प्योर आयोनिक बॉन्ड से, प्योर आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं उनका, उन मॉलिक्यूल का। फिर किसका आएगा, वो मॉलिक्यूल जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, और फिर कौन से आएंगे, वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब सेकंड पॉइंट, अब देखो, क्योंकि यह है तो एक तरह से क्या, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये क्या होंगे, फ्रीली सोल्यूबल होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर समझ रहे हो ना, जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 हो, जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ETC। और पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ये स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। थर्ड पॉइंट लिखोगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है तो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, या ना के बराबर होती है इनकी जो कंडक्टिविटी होती है। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा भाई, इनके जो बॉन्ड होते हैं वो रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसी तरह से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन भी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वो भी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो मेरी तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट हुआ, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।